Hello everyone, welcome to Major HS Kelsey's Balno Academy. Myself Gagan Yadav, your GS faculty. और एक और क्लास लेकर आ गए हम किसकी होने वाली है? पॉलिटी की प्रैक्टिस टेस्ट होने वाली है. हमने एक क्लास करी है पॉलिटी के टेस्ट पेपर्स की. नाउ दिस इज द सेकंड क्लास पॉलिटी टेस्ट पेपर G2. क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम योर पार्लियामेंट. क्या क्वेश्चन है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी अंडर विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट्स मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. सबसे पहले किस पार्ट से है ये? हमने पढ़ा है पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. उसमें हमारे दो हाउसेज हैं, लोकसभा एंड द राज्यसभा. हमें पता है राज्यसभा के अंदर कितने 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा. क्वेश्चन ये है कि ये जो नॉमिनेशन है 12 मेंबर्स का बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये किन किन फील्ड से किया जाता है, किस कैटेगरी से किया जाता है, उन कैटेगरीज को आइडेंटिफाई करना है. पहला क्वेश्चन क्या है? लिटरेचर. ऑप्शन बी इज साइंस एंड सी इज लिटरेचर एंड डी इज स्टेट सर्विस. तो राइट आंसर इज स्टेट सर्विस. ये किसी भी तरीके का कोई भी कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं करती है. कौन सी है इसके अलावा? सोशल सर्विस है. वो क्या है? सोशल सर्विस. सोशल सर्विस. लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल सर्विस आर द 4 categories from which the president of India nominates 12 members in the राज्य सभा. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. एक इसमें से क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है आपसे कि लोकसभा के अंदर नॉमिनेशन होता है या नहीं होता है. हमको पता था कि सर 2 मेंबर्स का नॉमिनेशन किया जाता है. कितने मेंबर्स? 2 मेंबर्स used to be nominated in the Lok Sabha by the president. और कौन हुआ करते थे वो? 2 एंग्लो इंडियंस का नॉमिनेशन होता था. 2 एंग्लो इंडियंस. क्लियर? 2 एंग्लो इंडियंस का नॉमिनेशन होता था इन दी लोकसभा. उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, यानी कि लोकसभा के अंदर अब नॉमिनेशन नहीं होता है एंग्लो इंडियंस का. आपके लिए होमवर्क ये है कि आप ये पता करेंगे किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किस ईयर में इस नॉमिनेशन का लोकसभा के अंदर जो 2 एंग्लो इंडियंस का नॉमिनेशन होता है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था. क्लियर है? किसको? इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था. और आपको पता है कि कितनी सीट्स हुआ करती थी लोकसभा में? 445. और जब 2 एंग्लो इंडियंस का ये नॉमिनेशन बंद किया गया, अब कितनी सीट हो गई है? 4543 पर नॉमिनेशन किया जाता है लोकसभा के अंदर. क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स was the article 21A right to education inserted. कि जो आर्टिकल 21A है, आर्टिकल 21 कैपिटल ए का मतलब ये होता है अगर किसी आर्टिकल, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई आर्टिकल लिखता हूं आर्टिकल 10 और उसके आगे आर्टिकल 10A लगा देता हूं कैपिटल. ये ब्रैकेट नहीं है, सिर्फ ये है. इसका मतलब ये एक नया आर्टिकल है, ये इसका कोई क्लोज वगैरह नहीं है. तो ये आर्टिकल हमें कैपिटल ए बताता है कि ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये बाद में किसी अमेंडमेंट के द्वारा एक नया आर्टिकल ऐड किया गया था. तो 21A आर्टिकल हमारे फंडामेंटल राइट का एक आर्टिकल है. फंडामेंटल जो है राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम का एक आर्टिकल है 21 और 21A के बाद में. वो पूछ रहा है ये किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किया गया था और ये किस चीज से रिलेटेड है? राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है. यानी कि 6 to 14 ईयर्स तक, 6 to 14 ईयर्स की एज तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराएगी गवर्नमेंट. क्या प्रोवाइड कराएगी? फ्री एजुकेशन फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स ऑफ द एज. क्लियर? बताइए किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में ये ऐड किया गया था? गिविंग यू 5 seconds to think about it. Which one of the following Constitution Amendment Act added the right to education Article 21A in the Constitution? So right answer is option number D. 86 Constitutional Amendment Act 2003.
इसके द्वारा राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मनी बिल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी का, बहुत क्वेश्चंस मनी बिल से आते हैं और इस पीडीएफ के अंदर भी आपको मनी बिल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। देखिए ये बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मनी बिल इज नॉट करेक्ट। मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या है? राज्यसभा। यह बोल रहा है कि मनी बिल को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस्ड नहीं किया जा सकता और आपको जो नोट करेक्ट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट का चुनाव करना है इन चारों में से। बी स्टेटमेंट कहता है कि काउंसिल ऑफ स्टेट है, जो राज्यसभा है आपकी, हैज नो पावर टू रिजेक्ट और अमेंड द मनी बिल। क्लियर? द काउंसिल ऑफ स्टेट और द राज्यसभा हैज नो पावर टू रिजेक्ट और अमेंड द बिल। ऑप्शन नंबर बी ये बोल रहा है। सी इज सेइंग द स्पीकर ऑफ द लोकसभा हैज द सोल एंड फाइनल पावर इन डिसाइडिंग वेदर द मनी बिल और नोट। कि कोई मनी बिल यानी कोई बिल अगर आता है तो वो मनी बिल है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करता है? ये बोल रहा है स्पीकर। कि स्पीकर जो लोकसभा के हैं वो फाइनल डिसीजन करेंगे कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है। चलिए, काउंसिल ऑफ स्टेट हैज नो पावर टू डिस्कस दी मनी बिल। ये बोल रहा है कि राज्यसभा मनी बिल को डिस्कस नहीं कर सकती है। अब देख लेते हैं एक बार व्हाट इज राइट आंसर। सो योर राइट आंसर इज, ऊपर से स्टार्ट करते हैं, मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यसभा। यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दो हाउसेज होते हैं, वन इज लोकसभा एंड वन इज राज्यसभा। मनी बिल को अगर ऑर्डिनरी बिल है, कोई भी बिल ऑर्डिनरी है, सॉरी, तो ये बोल रहे मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। बिल्कुल ठीक है, दो हाउसेज होते हैं, लोकसभा एंड द राज्यसभा। क्लियर है? तो मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, मनी बिल को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। सेकंड ऑप्शन, काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा हैज नो पावर टू रिजेक्ट और अमेंड द बिल, यह भी बिल्कुल ठीक है। मनी बिल के केस में राज्यसभा को मात्र 14 डेज दिए जाते हैं कि अगर आपको यह बिल पास करना है तो कर दीजिए, अगर नहीं करना है तो मत कीजिए। लेकिन 14 डेज के बाद इस बिल को डीम्ड टू बी पास मान लिया जाएगा। तो सिर्फ लोकसभा में इसको पास करना जरूरी है, राज्यसभा में अगर 14 डेज मिलते हैं, अगर वो पास कर देते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं पास करते हैं तो उसको पास मान लिया जाता है। क्लियर है? तो इसका मतलब उसके पास किसी भी तरीके की पावर नहीं है इसको रिजेक्ट या अमेंड करने की। क्लियर है? चलो, सी ऑप्शन इज सेइंग द स्पीकर ऑफ द लोकसभा हैज द सोल एंड फाइनल पावर इन डिसाइडिंग वेदर अ मनी बिल इज वेदर अ बिल और मनी बिल और नॉट। बिल्कुल ठीक बात है। मनी बिल के से रिलेटेड जो है वो आर्टिकल 110 है। आर्टिकल 110 में मनी बिल की पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है कि कोई भी मनी बिल कब होगा, कोई बिल मनी बिल कब है, उसकी डेफिनेशन आर्टिकल 110 में लिखी हुई है। उसके अलावा फिर डिसाइड कौन करेगा कि यह बिल मनी बिल है या नहीं है, कौन डिक्लेयर करता है? यह बिल्कुल ठीक है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर अ बिल और मनी बिल और नॉट। क्लियर है? तो ऑप्शन सी भी सही हो जाता है। इसका मतलब ऑप्शन डी गलत है। क्या है ये? द काउंसिल ऑफ स्टेट हैज नो पावर टू डिस्कस द मनी बिल, ये गलत हो जाता है। मैंने सिर्फ इतना बताया है कि मनी बिल को पहली बार जब फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया जाएगा वो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लोकसभा के बाद उसको राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और राज्यसभा उसको डिस्कस कर सकती है, उस पर डिबेट कर सकती है। लेकिन राज्यसभा के पास मात्र 14 डेज हैं,
उसको अमेंड और रिजेक्ट करने की जरूरत, उसको पास पावर ही नहीं है। सिर्फ 14 डेज हैं, अगर पास कर देती है बहुत अच्छी बात है, नहीं पास करती है तो कोई दिक्कत की बात। वो सजेस्ट कर सकती है कुछ अमेंडमेंट कि लोकसभा आप ये अमेंडमेंट कर दो डिस्कशन के द्वारा। वो अमेंडमेंट जरूरी नहीं है कि लोकसभा माने, वो बाइंडिंग नहीं है लोकसभा के ऊपर, वो मान भी सकती है नहीं भी मान सकती है, तो डिस्कशन कर सकती है, लेकिन मात्र 14 डेज है। पहली बार फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कहां होगा? लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में इंट्रोडक्शन नहीं होता है। क्लियर एक बात। दूसरी, मनी बिल के केस में ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है। जो ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान है कि कोई डेडलॉक को तोड़ने का, आपने पढ़ते हैं कि मनी बिल के केस में ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है जी, नहीं हो सकती। ऑर्डिनरी बिल के केस में सिर्फ ज्वाइंट सिटिंग होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है। क्लियर है। हमने जब करंट अफेयर्स की लास्ट क्लास पढ़ी थी, प्राइवेट मेंबर्स से बिल से रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ा था, उसमें अलग अलग बिल्स को मैंने पढ़ाया था। पॉलिटी से रिलेटेड हमने जो करंट अफेयर्स क्लास पढ़ी तो उसमें बिल था, तो वही कॉन्स्टिट्यूशनल बिल और मनी बिल के केस में ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है, सिर्फ ऑर्डिनरी बिल के केस में ज्वाइंट सिटिंग होती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मनी बिल को ध्यान से पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, बहुत सारा कवर, पूरा मनी बिल ही कवर कर दिया गया है इस क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है। एक ये और पूछा जा सकता है कि जो वोट होती है, वोट क्या मनी बिल के ऊपर, या जैसे एक बजट है, बजट क्या होता है आपका? मनी बिल होता है, और बजट के अंदर जो ग्रांट्स मांगी गई हैं मिनिस्ट्रीज के द्वारा, उनके ऊपर वोटिंग कराई जाती है। तो क्वेश्चन आ जाता है, क्या राज्यसभा में वोट ऑन ग्रांट्स होता है या नहीं होता है? जी नहीं होता है। वोट ऑन ग्रांट सिर्फ कहां पर होता है? सिर्फ लोकसभा में ग्रांट्स के ऊपर वोटिंग होती है, राज्यसभा में ग्रांट्स के ऊपर वोटिंग नहीं होती है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक अच्छे टॉपिक से आ गया है, नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी, हमने इमरजेंसी के कुछ प्रोविजंस पढ़े हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कितने टाइप की इमरजेंसीज होती हैं सर? 3 टाइप की इमरजेंसीज होती हैं। एक को बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352। एक होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 360 के अंदर होती है। एक होती है आपका प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356। स्टेट इमरजेंसी किसी भी तरीके की कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई है, कोई भी स्टेट इमरजेंसी एग्जिस्ट नहीं करती इंडिया के अंदर। क्या है? नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो स्टेट इमरजेंसी नहीं बोलेंगे प्रेसिडेंट रूल को अंडर आर्टिकल 356। क्वेश्चन पूछा गया है नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के ऊपर, क्या कह रहा है? When national emergency is declared on the ground of war and external aggression, तब उस इमरजेंसी को एक्सटर्नल इमरजेंसी भी बोल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42nd संशोधन के द्वारा 1978 में सब्स्टिट्यूटेड वर्ड्स आर्म रिबेलियन को इंटरनल डिस्टरबेंस कर दिया गया था। चलिए सर देखेंगे। थर्ड कह रहा है कि नेशनल इमरजेंसी हैज बीन प्रोक्लेम्ड ओनली वंस सो फार, यानी कि नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के द्वारा सिर्फ एक बार ही इंपोज करी गई है। चलिए सर देख लेते हैं। आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड टू सोल्व दिस। करिए, लगाइए, क्या हो सकता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, करें सोल्व। देखिए पहले तो देख लेंगे, रिवाइज कर लेते हैं। नेशनल इमरजेंसी जो है आपकी आर्टिकल 352 के द्वारा वो 3 ग्राउंड्स पर लगाई जाती है। सबसे पहला तो क्या है? सबसे पहला क्या होगा जो इन्होंने बताया है? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टरबेंस, इंटरनल डिस्टरबेंस। इन 3 ग्राउंड्स पर नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती थी, लेकिन जब 1975 के दौरान इमरजेंसी लगाई गई, बोला गया कि इसका मिसयूज किया गया है। उसके बाद 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के दौरान, 44वें संशोधन 1978 के दौरान, जो ये तीसरा वाला ग्राउंड है इमरजेंसी का, इसको चेंज कर इसको रिनेम कर क्या कर दिया गया था? इसको लिख दिया गया था आर्म्ड रिबेलियन। क्या बोला गया था?
आर्म्ड रिबेलियन बोल दिया गया था। तो ये बोल रहा है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 78 सब्स्टिट्यूटेड द वर्ड आर्म रिबेलियन फॉर इंटरनल डिस्टर्बेंस। ये गलत है। इंटरनल डिस्टर्बेंस से आर्म रिबेलियन नहीं हुआ था, इंटरनल डिस्टर्बेंस से आर्म रिबेलियन हुआ था, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन 42वें नहीं 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हुआ था। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ये बोला कि नेशनल इमरजेंसी सिर्फ एक बार लगाई गई है, ये भी गलत है, 3 बार लग चुकी है। इंडो पाक वॉर में, इंडो चाइना वॉर में और 1975 के दौरान नेशनल इमरजेंसी लगी है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं लगी है, तो ये भी गलत हो जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। व्हेन द नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर एंड एक्शन, यानी कि ये जो दो पहले ये ग्राउंड्स है, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, अगर इन ग्राउंड पर नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी तो उसको एक्सटर्नल इमरजेंसी कह सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक है, यानी कि सिर्फ एक स्टेटमेंट इसमें ठीक है, ओनली वन, बाकी के स्टेटमेंट गलत हैं। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? और थोड़ा सा पढ़ेंगे नेशनल इमरजेंसी के बारे में, कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं हमारे, आगे देखेंगे। अभी आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, योर क्वेश्चन नंबर इज योर 5। द कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स एंड कंटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये बता रहा है कि इधर तो शेड्यूल्स दिए गए हैं आपको और इधर उनके बारे में दिखाया कि उस शेड्यूल में क्या क्या लिखा हुआ है। तो ये बताना है कितने पेयर सही हैं। आपसे ये नहीं पूछ रहा कौन सा पेयर सही है, आपसे पूछ रहा है वो कितने पेयर सही है। देखिए वो बोला फर्स्ट शेड्यूल के अंदर ओथ एंड अफर्मेशंस लिखी हुई हैं, ये बिल्कुल गलत है। फर्स्ट शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट शेड्यूल में यूनियन टेरिटरीज स्टेट के बारे में लिखा हुआ है। यूनियन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट्स, इसके बारे में मेंशन है कि कितने स्टेट्स हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज है, उनकी लिस्ट है फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। तो फर्स्ट शेड्यूल गलत होता है। 9th शेड्यूल, हमने पॉलिटी के करंट अफेयर्स में 9th शेड्यूल पढ़ा था, 9th शेड्यूल एंड 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ा था। ये बोला कि 9th शेड्यूल रिलेटेड है प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन सर्टेन स्टेट्स, ये भी गलत है। 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, और उसमें यह कह दिया गया था कि कोई भी लैंड वगैरह से रिलेटेड जो लॉज थे अगर 9th शेड्यूल में डाल दिए जाएंगे तो उनके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, यानी कि सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती है। यह था 9th शेड्यूल। कुछ लॉज को जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखने के लिए एक 9th शेड्यूल बनाया गया था पहले संशोधन में। क्लियर है? चंपकम दोराई राजन केस के बाद जब ये डिस्प्यूट्स क्रिएट हुए लैंड प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में जब लड़ाई छिड़ी कि डीपीएसपी बड़े हैं या फंडामेंटल राइट्स बड़े हैं। डीपीएसपी कहते थे कि वेलफेयर करना है लोगों का, फंडामेंटल राइट्स करते थे कि किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो जो रिजर्वेशन देने की बात आई तो वो वेलफेयर था कि जो बहुत पिछड़े हुए लोग हैं उनको डिस्क्रिमिनेशन, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करो और उनको रिजर्वेशन दो, मतलब डिफरेंट ट्रीटमेंट दो। और डिफरेंट ट्रीटमेंट और डिस्क्रिमिनेशन पूरी तरीके से कास्ट, रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ पर फंडामेंटल राइट्स में मना था। अब ये डिस्प्यूट्स क्रिएट हुए, सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग केस बने, उस चीज से बचने के लिए 9th शेड्यूल बनाया गया था। क्लियर हो गई ये बात? आगे की तरफ चलें। चलिए 5th शेड्यूल कह रहा है कि प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ये बिल्कुल ठीक है। 5th शेड्यूल शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बात करता है, उससे रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, ये 5th शेड्यूल में लिखा हुआ है। और ये जो डेफिनेशन है ऊपर वाली, ये 6th शेड्यूल की है। 5th शेड्यूल में लिखा हुआ है प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ये 5th शेड्यूल में। 6th शेड्यूल में उन्हीं प्रोविजंस को, शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स के जो प्रोविजंस हैं उनमें सर्टेन स्टेट्स के बारे में लिखा हुआ है कि उन स्टेट्स के शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में क्या प्रोविजंस होंगे, वो 6th शेड्यूल में है। तो ये जो डेफिनेशन है ये 6th शेड्यूल की है। 4th ऑप्शन ये कह रहा है द 3rd शेड्यूल अलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ द काउंसिल ऑफ सीट्स, ये भी गलत है। अलोकेशन ऑफ सीट ऑफ राज्यसभा ये आपके 4th शेड्यूल में लिखे हुए हैं। क्लियर है? 3rd शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है?
थर्ड शेड्यूल में ओथ्स वगैरह, सेकंड शेड्यूल में क्या है आपकी इनकम अलाउंसेस ये सब लिखे हुए हैं, फर्स्ट शेड्यूल में हो गया। फोर्थ शेड्यूल में क्या है एलोकेशन ऑफ राज्यसभा की सीट्स हैं। फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल में ट्राइबल एरियाज, शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में। सेवेंथ शेड्यूल में क्या है लिस्ट मेंशंस हैं, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट एंड स्टेट लिस्ट। एट्थ शेड्यूल में क्या है आपकी इंडियन लैंग्वेजेस लिखी हुई है, कितनी लैंग्वेजेस होंगी। नाइन्थ शेड्यूल मैंने आपको बता दिया। टेंथ शेड्यूल किस चीज से रिलेटेड था, एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड था। 11th एंड 12th शेड्यूल पंचायत एंड म्यूनिसिपल पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। क्लियर है, तो दोबारा से रिवाइज कर लेंगे, सारे शेड्यूल इसी क्वेश्चन से रिवाइज हो गए। इसका मतलब 3 पेयर गलत है, सिर्फ 1 पेयर ही सही है, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1 पेयर इज करेक्टली मैच्ड। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि which one of the following method is elected or is which one of the following method is followed in the election of the president। जी देखिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन पर क्वेश्चन आ गया है, और क्वेश्चन भी कैसा आता है कि उनका मेथड क्या होता है। मेथड क्या होता है देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ओनली, बी सेज कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ओनली, FPTP बोलते हैं इसको, FPTP सिस्टम। सी सेज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम है। डी सेज कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है लेकिन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है। सबसे पहले तो मैं ये उम्मीद करता हूं आपको ये सारे पता होंगे कि इन सब का मतलब होता क्या है। इन सब का मतलब होता क्या है देखिए, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट पास्ट पोस्ट का सिस्टम यह होता है कि जो जीता वही सिकंदर। मतलब सर जो जीता वही सिकंदर का मतलब क्या है, अगर 10 लोग खड़े हुए हैं किसी चुनाव में, जिसको ज्यादा वोट मिल जाएंगी वो जीत जाएगा। मान के चलिए 100 वोट है किसी चुनाव के अंदर, किसी सीट पर 100 सीट है, 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, एक कैंडिडेट को मिल गई 50 वोट, सॉरी 50 नहीं, मान के चलिए एक कैंडिडेट को मिल गई हैं 40 वोट, एक कैंडिडेट को मिली आपको 30 वोट, एक कैंडिडेट को मिली 20 वोट और एक कैंडिडेट को मिली 10 वोट। 4 कैंडिडेट है, विनर कौन होगा जी 40 वाला जिसको सबसे ज्यादा वोट मिली है। ऐसे सिस्टम को बोलते हैं FPTP सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। मतलब पहला इंसान जो पोस्ट को पीछे वाले को पार कर देगा, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, जो सबसे ज्यादा वोट ले जाएगा उसको बोलते हैं FPTP। यह चुनाव संविधान के अंदर प्रेसिडेंट के चुनाव में यूज नहीं होता, मतलब जिसको ज्यादा वोट मिलेंगी वो चुनाव में, प्रेसिडेंट के चुनाव में ऐसे नहीं जीतता। क्लियर है, तो कैसे होता है, एक है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी आपका वैसे सही है। मतलब क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम का मतलब यह होता है, पहली बात तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का समझ लो। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब यह है कि रिप्रेजेंटेशन बराबर नहीं होगा सबका जो चुनाव में भागीदारी ले रहे हैं। यानी कि अगर चुनाव में कोई वोट डाल रहा है तो उसकी वोट एक काउंट नहीं होगी, जैसे नॉर्मली होती है कि जो भी वोट आप डालें वोट या मैं डालूं एक ही वोट काउंट होगी, लेकिन नहीं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब यह है अगर मैं वोट डाल रहा हूं तो मेरी वोट की कीमत हो सकता है 1 हो, अगर आप वोट डाल रहे हैं तो आपकी वोट को 2 गिना जाएगा, 2 बार काउंट किया जाएगा। ऐसा क्यों सर? जी हां, प्रेसिडेंट के चुनाव में 2 लोग भागीदार कर सकते हैं। मान के चलिए 2 लोग हैं, ए और बी है, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कौन पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि आने वाला क्वेश्चन है इसमें। प्रेसिडेंट के चुनाव में ए पार्टिसिपेट कर रहा है और बी पार्टिसिपेट कर रहा है। ए की जो वोट वैल्यू है वो तो 100 होती है और बी की वोट वैल्यू 200 होती है, तो रिप्रेजेंटेशन है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं है। इस किसी की वोट वैल्यू ज्यादा है, किसी की वोट वैल्यू कम है, ये हो गया। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम का मतलब यह है कि सर आपको कितनी % चाहिए वोट प्रेसिडेंट बनने के लिए, जितनी टोटल वोट है, यानी कि अगर 100 वोट थी, अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो आपको 51 वोट चाहिए ही चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए। अगर यहां पर
सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम होता तो यहां पर कौन जीतता? सर कोई नहीं जीतता, क्योंकि 51 वोट चाहिए और 51 किसी को मिली नहीं है, मात्र 40 वोट मिली है इसमें। तो प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको कितनी वोट चाहिए? 51 वोट चाहिए। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम किस तरीके से किया जाता है उसमें नहीं जा रहे, क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी और अभी हम कंसेप्ट नहीं पढ़ रहे, अभी क्वेश्चंस को कर रहे हैं। मैं मान के चलूंगा ये आपने पढ़े हुए होंगे। जनरली ये होता है कि आपके पास एक ऐसी लिस्ट होती है, उसमें आपको प्रेफरेंस देनी होती है। आप सिर्फ एक को वोट नहीं देते, अगर 4 कैंडिडेट खड़े हैं तो आपको चारों को ही वोट देना होगा, लेकिन आप अपनी प्रेफरेंस को रिवील करेंगे कि मैं पहली प्रेफरेंस ए को देता हूं, दूसरी बात अगर ए नहीं बना तो बी को प्रेसिडेंट चाहना हूं, बी नहीं बना तो सी को प्रेसिडेंट बनाना चाहता हूं, सी ये कोई भी नहीं बना तब जाकर मैं डी को प्रेसिडेंट बनाना चाहता हूं। तो ऐसे प्रेफरेंस देनी होती है, तब जाकर वोटिंग काउंट होती है। कैसे होती है ये हम क्लास में पढ़ते हैं, पॉलिटी क्लासेस में पढ़ते हैं। क्लियर है? तो ध्यान से तो क्या है आपका राइट आंसर? राइट आंसर इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। ये होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मेथड। क्लियर है? आगे चलिए नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज नॉट करेक्ट? जी हां, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑफिस है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, लोकसभा हो गया है, चेयरमैन साहब हो गए हैं, डेप्यूटी चेयरमैन हो गया है, डेप्यूटी स्पीकर हो गए हैं, कैग है आपका, गवर्नर साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट्स के जजेस हैं, हाई कोर्ट के जजेस हैं। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट ऑफिसेज हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनको तो ये मान लीजिए आपके टिप्स पर होना चाहिए, कौन अपॉइंट करता है, कौन रिमूव करता है, कैसे रिमूव किया जाता है, क्या क्वालिफिकेशंस हैं, किस आर्टिकल में मेंशन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये तो छोड़ ही नहीं सकते इन ऑफिसेस को, ये ऑफिसेस तो बड़े इंपॉर्टेंट है। चलिए स्पीकर के बारे में क्वेश्चन है, नोट करेक्ट पूछ रहा है, इस पर ध्यान रखेंगे, नोट करेक्ट कि क्या करेक्ट नहीं है। He shall vacate his office if he ceases to be a member of the House of the People. अगर कोई स्पीकर लोकसभा का मेंबर नहीं रहता है तो उसको स्पीकर से भी इस्तीफा देना पड़ेगा या स्पीकर की सीट भी छोड़नी पड़ेगी। पहला ऑप्शन ये बोल रहा है, he may at any time resign by writing his resignation to the president. वो अपना रेजिग्नेशन किसको दे सकता है? कभी भी प्रेसिडेंट साहब को दे सकते हैं। क्लियर है? He may be removed from his office by a resolution of the House of the People passed by then members of the House. मेजोरिटी कैसी होगी? then members of the House. ये कैसी मेजोरिटी होती है इसको भी चलो देखेंगे। एंड ऑप्शन डी बोल रहा है, while the office of the member of the speaker is vacant, the duties of the office shall be performed by the deputy speaker. यानी कि अगर स्पीकर साहब का ऑफिस वैकेंट है तो डेप्यूटी साहब क्या करेंगे? उनकी ड्यूटीज को क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे, वो करेंगे, वो परफॉर्म करेंगे। क्लियर है? चलो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, अगर कोई भी मेंबर स्पीकर बन गया वो स्पीकर बना रहेगा, लेकिन किसी वजह से वो मेंबर से डिस्क्वालिफाइड हो जाता है, लोकसभा के मेंबर से वो मेंबर ही नहीं रहता है अब, इसका मतलब वो स्पीकर ऑफ द लोकसभा भी नहीं रहेगा। ही और शी सीजेस टू बी द मेंबर ऑफ द हाउस। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, हमें तो नोट करेक्ट बताना है। ऑप्शन बी कहता है ही मे एट एनी टाइम गिव रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट, ये गलत है। वो अपना रेजिग्नेशन डेप्यूटी स्पीकर को देते हैं। किसको देंगे? डेप्यूटी स्पीकर साहब को दिया जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका गलत हो जाता है और यही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। क्लियर है? ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। क्लियर? और देख लेते हैं सी और डी, और देख लेते हैं क्या कह रहे हैं सी और डी। सी कह रहा है ही मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द रेजोल्यूशन हाउस ऑफ द पीपल, यानी कि लोकसभा में एक रेजोल्यूशन पास करेंगे और उसकी मेजोरिटी क्या होगी? देन मेजोरिटी। देन मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? बहुत टाइप की मेजोरिटीज पढ़ते हैं हम, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी में हम दो टाइप की मेजोरिटीज पढ़ते हैं आर्टिकल 362 के अंदर, और उसके बाद एक मेजोरिटी पढ़ते हैं प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए, प्रेसिडेंट साहब को रिमूव करने के लिए सबसे डिफिकल्ट मेजोरिटी होती है वो, और एक होती है देन मेजोरिटी। देन मेजोरिटी क्या है? देन मेजोरिटी क्या है? देन मेजोरिटी ये है, मान लीजिए टोटल सीट है लोकसभा में 100 सीट है लोकसभा में, चुनाव 100 पर हुए थे,
लेकिन किसी वजह से ये इनमें से 2 सीट क्या हो गई, वैकेंट हो गई हैं। अब सीट कितनी बची है लोकसभा में, 98 सीट है। 2 सीट पर अभी चुनाव नहीं हुआ है, मेंबर कोई है ही नहीं। एब्सेंट अलग होता है, वैकेंट अलग होता है। एब्सेंट ये है कि आज नहीं आया है, वैसे प्रेजेंट मेंबर है वो। वैकेंट का मतलब ये हो जाता है कि मेंबर वो अब रहा ही नहीं है, वो या तो डिस्क्वालीफाई हो गया है, रिमूव कर दिया गया है, या किसी डेथ वेथ की वजह से उनकी सीट खाली हो गई है, वैकेंट हो गई है। तो ऐसे केस में जो मेजोरिटी होगी ये चुना जाएगी। मेजोरिटी क्या होगी, मेजोरिटी क्या होती है, 51 प्लस 51% प्लस 1 वोट, ये होगी मेजोरिटी। तो 50 केस में कितनी मेजोरिटी होगी, 51 की मेजोरिटी होगी। लेकिन अगर मैं देन मेजोरिटी की बात करूं तो देन मेजोरिटी क्या होगी, देन मेजोरिटी होगी 98 का हाफ प्लस 1 वोट, प्लस 1 वोट, ये आपकी देन मेजोरिटी होती है। यानी उस समय कितनी इफेक्टिव वैकेंसी है, इफेक्टिव वैकेंसी नहीं, सॉरी, इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितनी है उस हाउस की, वो होती है इफेक्टिव मेजोरिटी या कि देन मेजोरिटी। उस समय की मेजोरिटी क्या है, तो उस मेजोरिटी से उनको रेजोल्यूशन अगर पास कर दिया जाता है तो उनको रिमूव कर दिया जाएगा उनके ऑफिस से। ये भी बिल्कुल ठीक है, और डी भी बिल्कुल ठीक है। अगर स्पीकर नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर उनके काम को फॉलो करेंगे, बिल्कुल ठीक है। ये भी ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, डी सही हो जाते हैं। ये गलत है, इसलिए यही तो हमसे ये पूछा है कि नोट करेक्ट बताना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट मीन्स यू मे हैव द बॉडी। यू मे हैव द नहीं कर लेना, इसको बोलना टू हैव द बॉडी। क्या लिखेंगे इसको, टू हैव द बॉडी। इसका मतलब क्या होता है, हेबियस कॉर्पस 5 टाइप की रिट्स पढ़ते हैं हम। किस आर्टिकल में पढ़ते हैं, आर्टिकल 32 ये सुप्रीम कोर्ट के लिए है, और आर्टिकल 26 ये हाई कोर्ट की रिट्स हैं। हाई कोर्ट रिट सेम होती है लेकिन अलग अलग है। हाई कोर्ट की रिट्स कहां है, 226 में, और सुप्रीम कोर्ट की 32 में लिखी हुई है। क्लियर है? ये बता रहा है टू हैव द बॉडी का मतलब क्या होता है। सो राइट आंसर इज, आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड्स टू थिंक, अटेम्प्ट करिए। टू हैव द बॉडी मतलब आपने किसी को डिटेन वगैरह करके रखा होगा, उसके फंडामेंटल राइट्स को आपका वॉयलेशन किया, इलीगली डिटेन किया। तो ये कौन बोल रहा है, या तो हाई कोर्ट बोल रहा होगा या कोर्ट बोल रहा होगा। क्या बोल रहा होगा, टू हैव द बॉडी, कि उसको लेकर आओ, उसको लेकर आओ। तो क्या मतलब है इस रिट का, ये रिट होती है आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट रिट है, हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस की रिट है, उसका मतलब क्या होता है, टू हैव द बॉडी। अगर आपने इलीगली किसी को डिटेन वगैरह किया हुआ है, रोक लिया है, तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाएंगे और ये बोलेंगे कि सर डिटेन करा हुआ है, उनके फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है, आप इसको, इनके फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराइए। तो सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा कि टू हैव द बॉडी, लेकर आओ उसको यहां पर, उसके फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन नहीं कर सकते आप। अब आप कहेंगे सर जो डिटेन है वो तो गया ही नहीं, वो तो डिटेन है, वो कैसे आएगा सुप्रीम कोर्ट में। जी हां, इसी को बोलते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड पॉलिटी में क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बढ़ गया है सर, इसी को बोलते हैं लोकस स्टैंडाई। क्या बोलते हैं इसको, लोकस स्टैंडाई, LOCUS स्टैंडाई। जो जुडिशरी जिन्होंने LLB वगैरह करा होगी शायद उनको पता होगा। लोकस स्टैंडाई का मतलब क्या होता है, आप किसके बिहाफ पर आए हैं, आप कौन हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने 2 दोस्तों की लड़ाई हो गई आपस में, तीसरा दोस्त गया कि उसने उसको मार दिया, आप गिरफ्तार कर लो। सुप्रीम कोर्ट बोलेगा आप कौन सी पार्टी है इसमें, आप विक्टिम हैं, आप अक्यूज्ड हैं, आप क्या हैं, आप किसके बिहाफ पर आए हैं। क्लियर है? तो आपका कोई रिलेशन होना चाहिए, इसको बोलते हैं लोकस स्टैंडाई। व्हाट इज योर अथॉरिटी, आप किस लिए आए हैं, आपका स्टेटस क्या है, आपकी पोजीशन क्या है। क्लियर है? लोकस स्टैंडाई हेबियस कॉर्पस के केस में नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि जो डिटेन है वो तो नहीं जा सकता, कोई और उसके बिहाफ पर जा सकता है। तो लोकस स्टैंडाई एक्सेप्शन हो जाता है किसका, हेबियस कॉर्पस एक एक्सेप्शन है लोकस स्टैंडाई का। क्लियर है? ध्यान रखेंगे। मैंडामस क्या होती है, एक दूसरी लिस्ट है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिट है। मैंडामस का मतलब क्या होता है, वी कमांड। अगर कोई पब्लिक ऑफिसर अपना काम कार्य सही से नहीं कर रहा है तो आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, बोल सकते हैं कि इनके काम करने से, ना काम करने से मेरे जो राइट्स हैं वो वॉयलेट हो रहे हैं, आप इनको बोलिए अपना काम करें। तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वी कमांड, करिए भाई अपना काम करिए। क्लियर है? सर्च्योरारी क्या होती है, टू सर्टिफाई। टू सर्टिफाई ये जनरली जो लोअर कोर्ट्स ट्राइब्यूनल्स वगैरह होते हैं, या जो जुडिशरी अथॉरिटी है जो एज अ लीगल बॉडी काम कर रही है,
उसके लिए इशू की जाती है कि उसने कोई डिसीजन पास किया था किसी केस से रिलेटेड, और वो बाद में पता चला कि उनकी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर था, वो उसकी अपील करी गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट उस लोअर कोर्ट से कहेगा कि टू सर्टिफाई करिए आप क्वा वारंटो, कि अगर कोई भी एलिजिबल व्यक्ति नहीं है और वो किसी ऑफिस में जाकर किसी कुर्सी को हत्या लेता है या बैठ जाता है या किसी भी वजह से, तो आप जाएंगे, वो कहेंगे कि इनके पास एलिजिबिलिटी थी ही नहीं इस ऑफिस को ऑक्यूपाई करने की, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि बताइए भाई व्हाट इज योर अथॉरिटी, आपकी क्या अथॉरिटी है, आप कैसे बैठ गए इस कुर्सी पर, इस ऑफिस को कैसे ऑक्यूपाई कर लिया आपने। क्लियर है? चलिए, तो ये है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हेबियस कॉर्पस। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिक्वायर्स द प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर of India to furnish information related to the decisions of the Council of Ministers to the President of India। फैक्चुअल क्वेश्चन है एकदम, आप पता है तो आपको पता है, नहीं पता तो नहीं पता। बताइए क्या है राइट आंसर? सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 75 इज योर राइट आंसर। ऑप्शन 75 इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? क्या क्या स्टेटमेंट्स दिए हैं देख लेते हैं। व्हाट आर द स्टेटमेंट्स आर गिवन? द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। यह बिल्कुल सही है कि जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं स्टेट की या यूनियन की, वो कहां पर वेस्ट करती हैं, किसके अंडर होती हैं? प्रेसिडेंट साहब के अंडर होती हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि जितने भी एमपी होते हैं उनको, एंड ऑल मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि जितने भी ऑल एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलए, एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपी, जो जितने भी एमपी और जितने भी एमएलए होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के चुनाव में। ये आपका गलत हो जाता है। अ पर्सन हैविंग हेल्ड ऑफिस एज द प्रेसिडेंट शैल बी एलिजिबल फॉर द री इलेक्शन फॉर द सेकंड टर्म। बिल्कुल ठीक है ये। और अगर मैं यूएसए की बात करूं, यहीं पर यूएसए के अंदर सिर्फ आपको 2 टर्म मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 2 टर्म मिलते हैं। 2 बार आप यूएस के प्रेसिडेंट बन सकते हैं, जबकि इंडिया में ऐसी किसी भी तरीके की लिमिटेशन नहीं है। आपको कितनी बार भी प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है या आप बन सकते हैं। क्लियर है? चलिए ऑप्शन डी, अ प्रेसिडेंट हैज राइट टू एड्रेस बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड कैन सेंड मैसेज टू द पार्लियामेंट। ये भी बिल्कुल ठीक है। जनरली जो फर्स्ट सेशन होता है किसी भी लोकसभा का या किसी भी साल का, वो प्रेसिडेंट साहब ही एड्रेस करते हैं और वो मैसेज भेज सकते हैं किसी भी पार्लियामेंट में कभी भी। होमवर्क ये है, ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, ये आप होमवर्क करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट है, और यही आपसे पूछा गया कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? अगर सारे मेंबर और सारे एमएलए, एमपी और एमएलए पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो कौन पार्टिसिपेट करेगा? चलिए आगे देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करें? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज करेक्ट? प्रियम्बल के बारे में पूछा गया, कौन सा स्टेटमेंट प्रियम्बल के बारे में सही है? देखें, चलिए। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस equality of status and equality of opportunity find mention in the preamble. The expression unity and integrity of the nation was not there in the preamble since the beginning. ये कह रहा है कि जो ये यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन प्रियम्बल में लिखा हुआ है, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये बाद में किसी अमेंडमेंट के द्वारा ये ऐड किया गया है। So right answer is both 1 and C is your right answer. Both 1 and C is your right answer. बिल्कुल ठीक है। क्या है प्रियम्बल? मेरे हिसाब से आपको याद होना चाहिए सर, कम से कम प्रियम्बल तो कॉन्स्टिट्यूशन का याद होना चाहिए कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्टिक सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस
liberty, equality and fraternity. And in our Constituent Assembly, this 26th day of 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. लाइन टू लाइन आपको प्रियम्बल याद होना चाहिए सर, लाइन टू लाइन एकदम से. तो स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वालिटी ये मिलते हैं, बिल्कुल लिखा हुआ है. इक्वालिटी जहां लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, क्लियर है. एंड टू प्रमोट अमंग देम. एक्सप्रेशन, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, बिल्कुल ठीक बात है. ये जो इंटेग्रिटी था इसको 42वें संशोधन में जोड़ा गया था. पहले सिर्फ यूनिटी ऑफ द नेशन लिखा हुआ था, बाद में इसको यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन जोड़ दिया गया. कब? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के दौरान. 3 वर्ड्स ऐड करे गए थे. एक तो इंटेग्रिटी हो गया, एक तो 3 वर्ड्स ऐड हुए थे. एक तो हो गया आपका सोशलिस्ट, एक है आपका सेक्युलर और एक था आपका इंटेग्रिटी. ये 3 वर्ड 42वें संशोधन के द्वारा ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए थे. 42वें संशोधन में, क्लियर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12. इन पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन. पहली बात तो पार्ट 4A में क्या लिखा हुआ है? फंडामेंटल ड्यूटीज लिखी हुई हैं. और ए का मतलब मैंने बताया था, इसका मतलब ओरिजिनली नहीं था, बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये जोड़ा गया था. फंडामेंटल ड्यूटीज कब जोड़ी गई थी? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ही जोड़ी गई थी 1976 के दौरान. 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी गई थी. और कमेटी कितनी थी? स्वर्ण सिंह कमेटी ने इनको क्या किया था? रिकमेंड किया गया था. स्वर्ण सिंह कमेटी थी. स्वर्ण सिंह कमेटी हैज रिकमेंडेड द फंडामेंटल ड्यूटीज. यूएसएसआर यानी कि उस समय का सोवियत यूनियन, वहां से ये इंस्पायर्ड हुआ करती थी. इंस्पायर्ड बाय सोवियत यूनियन, यूएसएसआर, क्लियर है. 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, इंस्पायर्ड बाय यूएसएसआर, रिकमेंडेड बाय स्वर्ण सिंह कमेटी, अमेंडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, क्लियर है. आज कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है? टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है. ओरिजिनली जब ऐड करी गई थी कितनी ऐड करी गई थी? 10 ऐड करी गई थी. बाद में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एक और ऐड कर दी गई थी. कब? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल 2003 के द्वारा एक और फंडामेंटल 11वीं ऐड कर दी गई थी. ये पूछ रहा है उसके बारे में कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी उसमें है या नहीं है. टू रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन. सो बिल्कुल ठीक बात है भाई. जब आपको नेशनल सर्विस के लिए बुलाया जाए, क्या आप कहते हैं कि आप टू रेंडर नेशनल सर्विस की, जब नेशनल सर्विस के लिए बुलाया जाए तो आपकी ये ड्यूटी है कि आप जाएं देश की सेवा करने के लिए. ये बिल्कुल ठीक है, लिखा हुआ है. टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, कि ऐसी प्रैक्टिसेस को ना अपनाएं, रिनाउंस कर दें, छोड़ दें जो डेरोगेटरी हो एक वुमेन की डिग्निटी के लिए. ये भी बिल्कुल लिखा हुआ है जी, बी भी लिखा हुआ है. क्या? बी भी लिखा हुआ है. और मैं अगर एग्जैक्ट बता दूं, ये है आपकी फंडामेंटल ड्यूटी. ई नंबर है, इसका नंबर है ई और डी, ए बी सी डी, ई और सॉरी ये डी है और ये ई है आपकी डी. टू डेवलप स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ये भी बिल्कुल ठीक है. ये है आपकी ड्यूटी नंबर एच. तो डी, ये डी है, ये ई है, ये एच है. और ये कहीं भी नहीं लिखी हुई है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द यूनिटरी नेशन ऑफ कल्चर, ये नहीं है. प्रिजर्व लिखा हुआ है, कल्चर को लेकर लिखा हुआ है. कोई नेशनल कल्चर की बात नहीं करी गई है, यूनिटरी नेशनल कल्चर की बात कहीं भी नहीं है. तो ऑप्शन सी आपका गलत हो जाता है. टोटल मिलाकर 11 है. 10 ओरिजिनली 42वें में ऐड करी गई थी, एक बाद में और ऐड करी गई. क्लियर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 13 है 19 कॉन्स्टिट्यूशन, जो 19(1) है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके बारे में क्या क्या है. और ये बोला है एट इज अमेंडेड. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे. वो कहता है क्या क्या इंक्लूड है 19A के अंदर. 19(1)A, और मैं बता दूं A B C D E F G H ऐसे लिखे हुए हैं. 19 क्लोज 1A, सब क्लोज A, सब क्लोज B, सब क्लोज T, उसके बारे में है. क्या क्या इंक्लूड है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट,
असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी 19(1)(a) के अंदर लिखा हुआ है। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, क्लियर है, तो ये भी लिखा हुआ है। टू अक्वायर एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी, ये अब नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है एट इज अमेंडेड, अमेंड होने के बाद 19(1)(a) में क्या क्या लिखा हुआ है। 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद से जो राइट टू प्रॉपर्टी है 19 के अंदर, आर्टिकल 19 के अंदर, उसको क्या कर दिया गया था, रिमूव्ड कर दिया गया था, और राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट ना रहकर एक लीगल राइट बना दिया गया था। क्लियर है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी उसमें मेंशन नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाता है आपका 1, 2 and 4, 1, 2 and 4, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डज इट से? क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, इंडियन फेडरलिज्म का क्या सही कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? चलिए देख लेते हैं। फेडरेटिंग यूनिट्स की इंडियन फेडरलिज्म का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, कि हमारा जो फेडरलिज्म है उसमें क्या क्या ऐसी चीजें नहीं है कि फेडरेटिंग यूनिट्स कंसेंटेड टू फॉर्म अ यूनियन, कि जो ये यूनिट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं, ये एक कंसेंट, एक एग्रीमेंट से जाकर एक यूनियन बनी, ये बोल रहा है। रेसिड्यूरी पावर्स वेस्टेड विद सेंटर, यानी कि जो 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, उसमें जो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं टोटल मिलाकर, इसके अलावा अगर कोई सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ लिस्ट में और फिर वो सब्जेक्ट बाहर आता है, तो ऐसा सब्जेक्ट किसके हाथ में है? वो अपने आप सेंटर यानी यूनियन लिस्ट में पहुंच जाएगा, पार्लियामेंट के पास रेसिड्यूरी पावर्स है। सिंगल सिटीजनशिप है सर, और क्या बोल रहा है? एन एक्सटेंसिव यूनियन एंड कंकरेंट लिस्ट, यूनियन की जगह इसको आप स्टेट लिस्ट कर लो, आप क्या कर लो? स्टेट लिस्ट कर लो इसको। चलिए देखते हैं, क्या एक स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट नहीं है? 7th शेड्यूल में लिखा हुआ है, आर्टिकल 246 में भी लिखा हुआ, सॉरी 249, 246 वगैरह में लिखा हुआ, क्लियर है, तो ये तो सही हो गया। सिंगल सिटीजनशिप, बिल्कुल ठीक बात है सर, हमारे देश की सिर्फ एक ही नागरिकता है, जैसे कि यूएस में होता है, उनके स्टेट की नागरिकता अलग होती है और अमेरिका की नागरिकता अलग है, तो डुअल सिटीजनशिप चलता है अमेरिका के अंदर। इंडिया के अंदर आप सिर्फ भारत के नागरिक हैं, यूपी के, उनकी अलग अलग नागरिकता आपको नहीं मिलेगी, नागरिक एक है, डोमिसाइल आपका अलग अलग हो सकता है, क्लियर है, तो ये भी बात ठीक है। हमारे यहां सिंगल सिटीजनशिप चलता है, 2 लिस्ट भी होती है। रेसिड्यूरी पावर्स ये बोल रहा है कि सेंटर को मिली हुई है, ये भी बिल्कुल ठीक है, रेसिड्यूरी पावर्स आर गिवन टू दी सेंटर, बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, यानी कि ये गलत है, ये कोई फीचर नहीं है, ये अमेरिका का फीचर है। वहां के जो स्टेट्स बने, उन्होंने जो एक फेडरेशन बनाई, उन्होंने जो अमेरिका को बनाया, वो एक कंसेंट के साथ एक क्या बनाया, एक क्या बोल रहे हैं, एक फेडरेशन बना ली उन्होंने। इंडिया एक फेडरेशन नहीं है, इंडिया एक यूनियन ऑफ द स्टेट्स है, और जबकि अमेरिका क्या है? अमेरिका एक फेडरेशन ऑफ द स्टेट्स है। फेडरेशन का मतलब ये, आप किसी एग्रीमेंट के बाद एक यूनियन बने हैं, मिल्क बाद में यूनियन बने हैं, लेकिन हमारे स्टेट में क्या है? ऐसा नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, क्लियर है, कोई एग्रीमेंट से नहीं बने, गलत हो जाता है, कंसेंट से नहीं बने, तो उसका फिर इफेक्ट क्या होता है? सेसेशन का होता है, कि क्या कोई स्टेट छोड़कर जा सकता? भाई आप अगर कंसेंट से बने हो, एक ग्रुप बनाया, आप बाहर भी निकल सकते हैं, बिल्कुल। अमेरिका में राइट टू सिसीड है, बाहर निकलना, इंडिया में राइट टू सिसीड नहीं है, क्योंकि हम एक कंसेंट के बाद, एक कोलैबोरेशन से, एक एग्रीमेंट से बने ही नहीं है, क्लियर है, तो ये ऑप्शन ए गलत हो जाता है। बी पर चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोविजन रिलेटेड टू मनी बिल। अब मनी बिल के बारे में एक और क्वेश्चन आ गया, और ये पूछ रहा है कि आर्टिकल 110 में क्या क्या लिखा हुआ है, मतलब कि कौन सा बिल मनी बिल होगा। अब आपसे ये पूछा है मनी बिल पास कैसे होगा, उससे क्या क्या वो है वो नहीं पूछा, अब ये पूछ लिया कि मनी बिल होता क्या है। पहला बोला है इंपोजिशन, अबोलिशन, रेमिशन, ऑल्ट्रेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। टैक्स का इंपोजिशन करना, अबोलिशन करना, रेमिट करना, ऑल्ट्रेशन करना या रेगुलेट करना टैक्स को, ये मनी बिल होता है। एप्रोप्रिएशन ऑफ मनीज आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, यानी कि बाहर निकालना पैसे को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, वो मनी बिल है।
इंपोजिशन ऑफ फाइन्स बाय लोकल अथॉरिटी फॉर लोकल पर्पस, ये मनी बिल होता है, या कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, अगर इस चीज से रिलेटेड कोई भी बिल में लिखा हुआ है तो वो मनी बिल है। सो राइट आंसर इज कि कौन सा प्रोविजन मनी बिल से रिलेटेड नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर सी, कि अगर लोकल अथॉरिटी, आर्टिकल 1 and 110 में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि क्या मनी बिल होगा और क्या मनी बिल नहीं होगा, तो नीचे लिखा हुआ है कि कोई भी लोकल अथॉरिटी कोई इंपोजिशन फाइन वगैरह लगा दी है लोकल पर्पस के लिए, तो वो मनी बिल इंक्लूड नहीं होगा। इसके अलावा अगर कोई टैक्स से रिलेटेड इंपोजिशन है, एबोलिशन, रेमिशन, ऑल्ट्रेशन, रेगुलेशन है, वो आएगा। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना है तो भी मनी बिल है वो, या कस्टडी की बात है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, तो भी क्या है वो, तो भी मनी बिल माना जाएगा। तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, यही आपका क्या बन जाता है, राइट आंसर भी बन जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16। द एग्जीक्यूटिव, ये बोल रहा है, द एग्जीक्यूटिव इज गिवन एन एडवांस ग्रांट टू मीट टेम्पररी एंड रनिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द बिगिनिंग ऑफ द न्यू फाइनेंशियल ईयर अंटिल द डिमांड आर वोटेड बाय लेजिस्लेचर। सिंपल लैंग्वेज का मतलब यह है कि सरकार जब बजट लेकर आती है तो बजट पास होने से पहले एक नई फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाती है, यानी कि अगस्त में बजट आया और नई फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अभी बजट पास नहीं हुआ है तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा नहीं निकाल सकते हैं। तो लेकिन नई फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गई, लोगों की सैलरीज वगैरह तो देनी है सरकार को, तो वो पैसा कहां से आएगा? तो ऐसी कंडीशन में सरकार को एक टेम्परेरी टाइम के लिए शुरू में नई फाइनेंशियल ईयर के लिए पैसा एडवांस दे दिया जाता है जब तक कि बजट पास नहीं हो जाता। डेली क्या है, जो टेम्परेरी और रनिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, जो रनिंग बिजनेसेस हैं, उनको चलाती रहे सरकार, एकदम देश ठप ना हो जाए। तो उन जो वो परमिशन दी, एडवांस में जो पैसा दिया, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए बोल रहा है वोट ऑफ क्रेडिट है, या वोट ऑन अकाउंट है, एप्रोप्रिएशन बिल है, या एडवांस अकाउंट है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एप्रोप्रिएशन बिल। एप्रोप्रिएशन बिल इज योर राइट आंसर। नहीं सर, एप्रोप्रिएशन इज योर राइट आंसर, सॉरी, इसको बोलते हैं वोट ऑन अकाउंट। सॉरी, क्या बोलते हैं इसको? वोट ऑन अकाउंट। तो वोट ऑन अकाउंट किसको बोला जाता है कि अगर सरकार जब एडवांस में पैसा ले लेती है, अभी बजट पास नहीं हुआ है, टेम्परेरी और जो आपका रनिंग रिक्वायरमेंट्स हैं उनको चलाने के लिए, उनको बोला जाता है वोट ऑन अकाउंट्स बोला जाता है। वोट ऑफ क्रेडिट क्या होता है? वोट ऑफ क्रेडिट यह है कि सरकार ने पैसा वैसा निकाल लिया, बजट चल रहा है, देश फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, और फाइनेंशियल ईयर दौरान के बीच में कोई वॉर वगैरह हो जाए या एक्सटर्नल इमरजेंसी वगैरह आ जाए, कोई वॉर हो जाए, नेचुरल डिजास्टर आ जाए, उसके लिए जो पैसा एकदम से चाहिए, उसके लिए जो पैसा चाहिए, अब मान लीजिए पार्लियामेंट जो है वो सेशन में नहीं है और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने के लिए पार्लियामेंट की परमिशन चाहिए, जो एप्रोप्रिएशन बिल होता है। अब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और कोई इमरजेंसी आ गई, वॉर आ गया, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, सरकार को पैसे की जरूरत है, तो उसको बोलते हैं वोट ऑफ क्रेडिट, कि आप इमरजेंसी ऐसी सिचुएशंस में पैसा निकाल सकते हैं। उस टूल का नाम है वोट ऑफ क्रेडिट। क्लियर है? एप्रोप्रिएशन बिल, कोई भी पैसा निकालना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, वो एप्रोप्रिएशन बिल। क्लियर है? नेक्स्ट चलें, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन सा आर्टिकल जो है, 51 का कौन सा प्रोविजन पार्ट नहीं है? आर्टिकल 51 किस चीज का है, पहले तो ये बता दीजिए। इट इज अ पार्ट ऑफ डीपीएसपी, डायरेक्टिव पॉलिसीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज, पार्ट 4A के अंदर है ये ऑफ डीपीएसपी। और 51 किस चीज से रिलेटेड है, देख लेते हैं। ये कह रहा है कि प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, या मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन द नेशंस, या जो यूएस की पीस मेकिंग फोर्सेस हैं उनका यूज करना इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करने के लिए। ठीक है जी। एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन, से बैठकर किसी इंटरनेशनल डिस्प्यूट को रिजोल्व करना। सो राइट आंसर होगा, ये पूछना है, ध्यान रखना, नोट कौन सा पार्ट नहीं है, तो कौन सा पार्ट नहीं है?
ऑप्शन नंबर सी। ये सभी 51 का पार्ट है। इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के रिलेटेड ये आर्टिकल है, उसमें ये कहा जाता है कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को आपको मेंटेन करना है, प्रमोट करना है और मेंटेन रखने हैं ऑनरेबल रिलेशंस और जस्ट, मतलब एक अच्छे रिलेशन अपने देश दूसरे देशों के साथ रखने हैं, ये भी पार्ट है। और एनकरेज करना है कि जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स है वो लड़ाई से नहीं बैठकर आर्बिट्रेशन से सोल्व हो जाएं, मध्यस्थ मीडिएशन से सोल्व हो जाएं। क्लियर है? ये ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, यूएन पीस मेकिंग फोर्स, पीस कीपिंग फोर्सेस के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 18 सेज which one of the following statement about the election of president of India is not correct? कि कौन सा सही नहीं है। एक और आ गया है प्रेसिडेंट के चुनाव के ऊपर ये क्वेश्चन। Which one of the following statement about the election of the president of India is not correct? I am giving you 5 seconds to attempt this question. Giving you 5 seconds to attempt this question. चले करें। चलिए ये बोला कि यूनियन मिनिस्टर शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन है कि कोई भी मिनिस्टर है यूनियन का वो एलिजिबल नहीं है। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली एंड यूनियन टेरिटरीज की जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, यानी कि इलेक्टेड एमपी और इलेक्टेड एमएलए, एमएलए भी स्टेट के और यूटी के, अगर यूटी के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली है। ये बात बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, ऐसा होता है। तो ये क्या है? पार्ट होते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज डज नॉट इंक्लूड इलेक्टिव मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। हमको पता है कुछ स्टेट के अंदर बाइकैमरलिज्म है, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली भी होती है उस स्टेट के अंदर और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी, जैसे यूपी, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, आंध्रा है, तेलंगाना है, ये सब स्टेट्स क्या है? इनके अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है। तो ये कह रहा है कि लेजिस्लेटिव असेंबली के सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं प्रेसिडेंट के चुनाव में, ये बिल्कुल ठीक है। द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये हमने अभी किया ही था, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो ये सब तो इंक्लूड होते हैं प्रेसिडेंट के चुनाव के बाद। ये बात स्टेटमेंट थी। सही क्या नहीं है? सही नहीं है ये। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा जो करेक्ट नहीं है? ए ऑप्शन, कि कोई मिनिस्टर जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता भाई? कोई मिनिस्टर सबसे पहले तो वो एमपी ही है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही है और इलेक्टेड मेंबर है वो। अगर इलेक्टेड मेंबर है कोई यूनियन मिनिस्टर, क्लियर है, अगर यूनियन मिनिस्टर इलेक्टेड है तो वो पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन यूनियन मिनिस्टर अगर इलेक्टेड नहीं है, नॉमिनेटेड है, तब वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्लियर है? तो ये है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर, क्योंकि ये करेक्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज आर नेसेसरी फॉर द इशू ऑफ अ रिट ऑफ सर्शियोरारी? एक रिट के बारे में पूछा है सर्शियोरारी की, सर्शियोरारी कब इशू करी जाएगी। वो कह रहा है कि देयर शुड बी अ ट्राइब्यूनल, की ट्राइब्यूनल होना चाहिए या ऑफिसर होना चाहिए लीगल अथॉरिटी का, टू डिटरमाइन क्वेश्चन अफेक्टिंग राइट्स ऑफ सब्जेक्ट एंड हैविंग अ ड्यूटी ऑफ एक्ट जुडिशियली। ट्राइब्यूनल हो या ऐसा कोई ऑफिसर हो जिसके पास लीगल अथॉरिटी हो या जुडिशियली एक्ट करने के, एज अ जुडिशियल एक्ट करने की उसके पास परमिशन अथॉरिटी वगैरह हो, उसके खिलाफ सर्शियोरारी इशू की जा सकती है। और क्या है? ऐसे ट्राइब्यूनल और ऐसे ऑफिसर हैज एक्टेड विदाउट ज्यूरिसडिक्शन, कि जो ये ट्राइब्यूनल है, जो ये ऑफिसर है, पहली कंडीशन तो ये है अगर इन्होंने अपने ज्यूरिसडिक्शन के बाहर जाकर कोई केस, फॉर एग्जांपल कोई डिसीजन लिया है, तब इशू की जा सकती है। तो पूछा है 1, 2 और बोथ 1 and 2 एंड नाइदर 1 and 2। सो राइट आंसर इज बोथ 1 and 2, बिल्कुल ठीक है। सर्शियोरारी की पहली कंडीशन क्या है? कि कोई ट्राइब्यूनल होना चाहिए, कोई ऑफिसर होना चाहिए या ऐसा जिसने ऐसा जुडिशियली एक्ट किया हो वो होना चाहिए, प्लस उसने अपने ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाकर एक्ट किया है, तब इशू की जा सकती है। दोनों ही ऑप्शन ठीक है। ध्यान रखना, सर्शियोरारी सिर्फ लोअर कोर्ट्स के लिए इशू हो सकती है। किसके लिए हो सकती है? लोअर कोर्ट्स के लिए हो सकती है, यानी कि किसी पब्लिक के लिए, पब्लिक ऑफिस के लिए, सॉरी प्राइवेट एंटिटी के लिए सर्शियोरारी नहीं हो सकती इशू। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं।
क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 20? क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइजेस द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। हमने पता है दो टाइप के ज्यूरिसडिक्शन होते हैं कोर्ट्स के, एक ओरिजिनल होता है, एक एपिलेट होता है, और एक ओरिजिनल होता है, एक एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन होता है। क्लियर है? एक रिट ज्यूरिसडिक्शन भी होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का। हम किसकी बात कर रहे हैं? वो पूछ रहा है कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की मतलब ऐसा कोई मैटर, अगर वो मैटर हुआ है तो डायरेक्ट आप हाई कोर्ट जा सकते हो, ऐसा नहीं कि पहले लोअर कोर्ट जाएंगे तभी हाई कोर्ट जा सकते हैं। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है कि डायरेक्ट आप उसी कोर्ट पर पहुंच जाएं। अगर किसी केस में सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है तो आपको पहले लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जनरली क्या होता है, आपको पहले लोअर कोर्ट में जाएंगे, वहां से कुछ नहीं हुआ तो फिर उसके बाद अपील करेंगे हाई कोर्ट में, फिर अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। पहले ऐसे प्रोसीजर होता है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का ये वो मैटर जिनसे रिलेटेड आप डायरेक्ट उसी कोर्ट में पहुंच जाएं, ओरिजिनली एकदम से उस कोर्ट में पहुंच जाएं। तो उन केसेस के बारे में बताना है कौन कौन से मैटर हो सकते हैं। वो कहता है कि टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स, कि अगर फंडामेंटल राइट्स हैं तभी आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट हाई कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, इससे रिलेटेड है आपका कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है? आर्टिकल 226। कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है? आर्टिकल 226 में ये लिखा हुआ है। सेकंड इज मैटर्स ऑफ द एडमायरल्टी एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये भी बिल्कुल ठीक है जी, ये भी बिल्कुल ठीक है। डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये भी बिल्कुल ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन से रिलेटेड तब भी आप हाई कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। एक इसका प्राइम एग्जांपल है 1975 के दौरान इंदिरा गांधी जी के चुनाव को इलाहाबाद कोर्ट ने क्या कर दिया था? अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया था कि गलत तरीके से वो जीते हैं, एक लॉफुल, एक फेयर इलेक्शन नहीं हुआ है। तो उनको मेंबर से क्या कर दिया था कि उनकी सीट छोड़नी पड़ेगी। तभी उन्होंने देखा, फिर बाद में इमरजेंसी भी लागू हुई, दंगे स्टार्ट हुए, फिर इमरजेंसी लगानी पड़ी। क्लियर? उसमें नहीं जा रहे हैं कि इमरजेंसी सही थी या गलत थी, इट इज अप टू यू टू डिसाइड कि वेदर इज व्हाट अ गुड डिसीजन और नॉट। क्लियर है? लेकिन हां ये है कि उस समय पर जो भी आपके फंडामेंटल राइट्स का बड़े लेवल पर वायलेशन हुआ, और एक बड़ा फेमस केस उस समय पर हुआ था एडीएम जबलपुर केस, और यह माना जाता है दिस केस वो द ब्लैक हिस्ट्री ऑफ एन इंडियन जुडिशरी, कि इंडियन जुडिशरी के टाइम, इंडियन जुडिशरी का सबसे एक बड़ा ब्लैक टाइम था उस समय पर, क्योंकि बड़ा खराब केस था। उसमें कहा जो आर्टिकल 21 है उसकी बड़ी ही नैरो इंटरप्रिटेशन करी गई थी आपकी। एंड आर्टिकल 21 क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, राइट टू लाइफ एंड राइट टू लाइफ, और वो भी कैसी? डिग्निफाइड लाइफ एकदम से। तो ये अगर आया है तो इसको पढ़ लेंगे सर, एडीएम जबलपुर किस चीज से रिलेटेड था ये केस। क्लियर है? चलिए, तो ऑप्शन 1 एंड 2 एंड 3 बोथ आर करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 21। Question number 21. Under the part 3 of the Constitution, individual can enforce fundamental rights guaranteed by this part, की जो पार्ट 3 में जो राइट्स दिए हुए हैं उनको आप एनफोर्स करा सकते हो when they are violated by the action of the government authority, कि गवर्नमेंट के किसी एक्शन के द्वारा अगर आपके फंडामेंटल राइट्स यानी कि पार्ट 3 के जो राइट्स हैं वो वायलेट होते हैं तो आप कोर्ट में जाकर उनको एनफोर्स करा सकते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 इसके एग्जाम्पल है जहां पर रिट्स लिखी हुई है। क्लियर है? हेबियस कॉर्पस मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चुरासी एंड क्वा वारंटो। क्लियर? चलिए, अंडर द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिविजुअल कैन एनफोर्स राइट्स गारंटीड बाय दिस पार्ट, यहां तक तो सेम है, when they are violated by not only the action of the government but also by its inaction। बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अगर आप समझेंगे। ये कह रहा है कि अगर कोई भी एक्शन, गवर्नमेंट का एक्शन मेरे फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है जो पार्ट 3 में दिए हुए हैं तो मैं एनफोर्स करा सकता हूं। पार्ट 2 में ये कह रहा है कि कोई एक्शन नहीं, कोई उनका इनएक्शन, यानी कि वो कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए, उनका जो इनएक्शन है, उसके बाद मेरा कोई फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है, मैं तब भी जाकर एनफोर्स करा सकता हूं कि ये काम नहीं कर रहे हैं और उसकी वजह से मेरा फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है। क्लियर है? तो ये भी बिल्कुल ठीक है। बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट।
गवर्नमेंट का एक्शन हो या गवर्नमेंट का इनएक्शन हो, दोनों ही अगर फंडामेंटल राइट्स को वोलेट कर रहे होंगे पार्ट 3 के, तो आप जाकर एनफोर्स करा सकते हैं थ्रू आर्टिकल 32 एंड 26 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइल्ड the writ petition that led to the famous verdict of Supreme Court recognizing right to privacy as a fundamental right to privacy। कि किस केस के दौरान, सीधा सीधा पूछा है, किस केस के दौरान या किसकी पिटिशन के दौरान एक फेमस केस हुआ जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो आपका राइट टू प्राइवेसी है वो एक फंडामेंटल राइट है, और वो भी किसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया? आर्टिकल 21 के अंदर इंक्लूड कर दिया गया। आर्टिकल 21 के अंदर इंक्लूड कर दिया गया। तो कौन सा फेमस केस था वो? ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस केएस पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाज द केस वेयर सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द राइट टू प्राइवेसी इज आल्सो इंक्लूडेड इन द आर्टिकल 21 व्हिच मींस दिस इज आल्सो अ फंडामेंटल राइट। क्लियर है? चलिए ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। 30 क्वेश्चन ही हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सिर्फ कितने? 8 क्वेश्चंस बते हैं, तो देख लेते हैं जल्दी जल्दी क्या क्या क्वेश्चंस है। अकॉर्डिंग टू बी आर अंबेडकर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पूछ रहा है कि कौन सा आर्टिकल है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल बोला जाता है, दिल और आत्मा बोला जाता है। किस आर्टिकल को बोला था बी आर अंबेडकर ने? बताइए जी, बड़ा फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है एकदम से। किस आर्टिकल को बोला था? आर्टिकल डी, हर्ट, आर्टिकल डी, सॉरी आर्टिकल 32, ऑप्शन नंबर डी। आर्टिकल 32 क्या कहता है? रिट्स के बारे में बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसमें वो सारी रिट्स दी हुई हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, सर्चुरारी, प्रोहिबिशन एंड कोवरेंटो। ये क्या है? उन्होंने बताया कि दिस इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन राइट है ये। क्लियर है? और अगर मैं यहीं आपसे ये पूछ लेता हूं कि आप मुझे ये बताइए किस आर्टिकल को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है? आर्टिकल है या क्या है वो? किसको बोला जाता है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? Which one of the thing in the constitution is the soul of the constitution? And the answer is your preamble. Preamble is considered to be the soul of the constitution. And heart and soul की बात करी जाए तो it is article 32 constitutional remedies. Clear है? चलिए next question की तरफ चलते हैं। Question number 24. It is said which one of the following cannot be a feature of टोटलिटेरियन रजीम। एक और कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ गया। कहीं पॉलिटी में नहीं पढ़ेंगे आप, लेकिन अगर आपने थोड़ा कंसेप्चुअल पढ़ा हो, थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर लगाएंगे तो बड़ी आसानी से ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। कि ये पूछ रहा है कि कौन सा फीचर नहीं हो सकता एक टोटलिटेरियन रजीम का? टोटलिटेरियन रजीम, टोटलिटेरियन रजीम क्या होती है? टोटलिटेरियन रजीम क्या होती है? जहां कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, एक टोटलिटेरियन हो, अपनी मर्जी चला रही है वो, माइट इज राइट, मेजोरिटी की सरकार है, जितने ज्यादा लोग मेजोरिटी में हैं वही अपनी मर्जी चला रहे हैं। क्या है? टोटलिटेरियन रजीम है। क्या फीचर नहीं हो सकते ऐसी रजीम के? नीचे से पढ़ते, ऊपर से देख लेते। स्टेट कंट्रोल ऑफ द पॉलिटिकल एंड ऑफल पर्सनल रियल्स ऑफ द इंडिविजुअल लाइफ। कि स्टेट कंट्रोल करता है पॉलिटिकल और पर्सनल इंडिविजुअल लाइफ को। बिल्कुल ठीक बात है, आपकी प्राइवेसी वगैरह नहीं रहेगी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं मान रहे हैं वो टोटलिटेरियन, अपनी मर्जी चला रहे हैं, माइट एंड राइज करनी है, डिक्टेटरशिप चल रही है पूरी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। अ मोनोपोली ऑफ द मीन्स ऑफ द मास कम्युनिकेशन, यानी कि सरकार वही दिखाएगी जो उसको दिखाना है। मतलब आप वही देखेंगे न्यूज पर जो सरकार दिखाना चाहेगी, नहीं सरकार की मोनोपोली होगी, सरकार के खिलाफ कोई कुछ भी नहीं दिखा सकता। क्लियर है? तो ये क्या है? ये भी एक फीचर है टोटलिटेरियन रजीम का कि सब कुछ, सारा जो मीडिया है वो टोटलिटेरियन रजीम ही क्या करेगी? ऑन करेगी, उसी के हिसाब से चलेगा। ये भी एक फीचर है, दोनों फीचर है ये। अभी आंसर नहीं आया। वन पार्टी स्टेट, सिर्फ एक ही पार्टी रूल करेगी और कोई पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी। अगर करेंगी तो उनको बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा या
जेल वेल में भेज दिया जाएगा कोई अगर ऊपर भी आवाज भी उठाएगा। क्लियर है? तो ये भी एक फीचर होता है टोटलिटेरियन का। ऑटोनॉमी ऑफ द सिविल सोसाइटी, सर ये तो होगा ही नहीं टोटलिटेरियन में कि आपकी अपनी ऑटोनॉमी, आपके फंडामेंटल राइट्स, आपको आजादी है इधर उधर घूमने की सिविल सोसाइटी की। क्लियर है? ऐसा नहीं होता टोटलिटेरियन रेजिम में, ऐसा नहीं होता। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 25? द सीक्वेंस इन विच द गिवन टर्म्स आर मेंशन्ड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ये प्रियम्बल के अंदर किस सीक्वेंस में ये वर्ड्स लिखे हुए हैं। मैंने इसलिए बोला था प्रियम्बल आपको याद होना चाहिए। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन, सोशलिस्टिक, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो क्या आएगा? सोवरेन, सोशलिस्टिक, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? किस सीक्वेंस में दिए हुए हैं? इस सीक्वेंस में आपको दिए हुए हैं इस समय पर। ध्यान रखना, सोशलिस्टिक और सेक्युलर ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। 42वें संशोधन में इनको क्या किया गया था? इनको ऐड किया गया था संविधान के अंदर। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट? बड़ा ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बड़ा ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है कि कौन सा आर्टिकल डिस्क्राइब करता है इंडिया को सेक्युलर स्टेट? आर्टिकल 25, आर्टिकल 24 एंड आर्टिकल 29। बताइए सर। गिविंग यू 5 सेकेंड्स टू थिंक। आर्टिकल 25 क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का? किस पार्ट में? पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इट इज मेंशन्ड इन द पार्ट 3 विच इज अ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 25 इज मेंशन्ड इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज अ फंडामेंटल राइट। क्या लिखा हुआ है 25 के अंदर? सर फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस, फ्रीडम ऑफ कंसाइन। यानी कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब है आप जिसको भगवान मानना चाहते हैं मान लो, आपकी मर्जी है। आप किसी पेन को भगवान मानना है, किसी डस्टर को भगवान मानना है, किसी पत्थर को भगवान मानना है, हवा पानी जिसको भगवान मानना है, आपकी मर्जी है, आपको कोई नहीं रोक सकता। दूसरा क्या लिखा हुआ है? जिसको आपने भगवान माना है, जो आपका रिलीजन है, ये आपका अधिकार है राइट टू प्रैक्टिस, राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट। अगर आपको अपने रिलीजन को, धर्म को प्रोपोगेट, बढ़ाना है, प्रचार करना है तो भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रोफेस भी कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। प्रोफेशनलिज्म भी उसके अंदर आ सकता है। क्लियर है? तो क्या ये सेकुलर नहीं है? बिल्कुल जी बात है, ये भी एक तरीके की स्पिरिट है सेकुलर की। लिखा हुआ सेकुलर कहीं भी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स के अंदर, सिर्फ प्रियम्बल के अंदर लिखा हुआ है, और वो भी ओरिजिनली नहीं था। क्या हम सेकुलर नहीं थे? बिल्कुल थे सर। 25 बता रहा है कि हम सेकुलर है। आपका कुछ भी धर्म हो, कोई भी धर्म हो, आप अपना लीजिए और उसको प्रैक्टिस करिए, प्रोपेगेट करिए, प्रोफेस करिए। आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 इज अबाउट यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। वो कह रहा है बहुत सारे रिलीजन्स हैं इंडिया के अंदर और उनके अलग अलग पर्सनल लॉज हैं। सिविल लॉज और क्रिमिनल लॉज होते हैं दो तरीके। तो क्रिमिनल लॉज तो भारत के सभी सेम है, आईपीसी और सीआरपीसी। अब भारत न्याय संहिता बीएनएस बन चुकी है। क्लियर है? तो यूसीसी क्या कहता है कि जो सिविल लॉज हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो सिविल हैं, वो भी मामले एक तरीके से एक होने चाहिए। हर रिलीजन है वो अपनी तरीके से नहीं चले, अपने पर्सनल लॉज पर नहीं चले। कोशिश करनी है कि सभी का जो सिविल कानून है वो भी एक ही हो और सभी को एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सके। तो कहीं ना कहीं सारे रिलीजन्स की बात हो रही है, एक एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है। बताया जा रहा है कि भारत के अंदर बहुत सारे रिलीजन हैं और सिर्फ एक ही रिलीजन के पर्सनल लॉज को आप सबके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। और यह भी नहीं है कि सब अपने अपने, कोशिश करनी है सरकार को एक कॉमन लॉ बनाना है जो सभी के लिए समान हो, डिस्क्रिमिनेट ना करे। तो यह भी कहीं ना कहीं एक्सप्लेन कर रहा है भारत को एज अ सेक्युलर स्टेट। व्हाट अबाउट आर्टिकल 29? बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इट इज रिलेटेड टू द कल्चरल एंड माइनॉरिटीज राइट्स। आर्टिकल 29 ये कहता है कि राइट ऑफ द माइनॉरिटीज टू प्रिजर्व देयर कल्चर, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और मैन्यूस्क्रिप्ट जो भी है।
आपका अधिकार है माइनॉरिटीज का। दूसरा 19 का क्लोज भी ये कहता है कि स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट फॉर द एडमिशन इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। क्या ये सेकुलरिज्म नहीं है कि सरकार डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती एडमिशंस के लिए किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडेड बाय द गवर्नमेंट? बिल्कुल है जी, आर्टिकल 29 में। तो क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो क्लोज क्या बन जाता है आप बताइए। इसमें क्लियरली मेंशन है, इसमें भी क्लियरली, तो क्लोज आंसर आपका मन बन जाता है मेरे हिसाब से। अगर इसी स्टेटमेंट से पूछा जाए, देखिए अगर यूपीएससी के अंदर ये क्वेश्चन दोबारा से आता है और आपसे दोबारा से ये क्वेश्चन पूछा जाए और यही स्टेटमेंट है, तो आप बी लगाकर आएंगे। अगर ऑप्शन में नन ऑफ द अबव की जगह कहीं लिखा हुआ है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि 1 2 3 और 1 3 भी है, तब आप 1 2 3 दोनों ही ऑल ऑफ द अबव लगाकर आएंगे। ठीक है, एक चीज होती है कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिट मेंशन होना और एक होता है इंप्लिसिट मेंशन। एक्सप्लिसिट का मतलब है कि डायरेक्ट एग्जैक्ट वर्ड्स लिखे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो सेक्युलरिज्म एक्सप्लिसिटली एग्जैक्ट वर्ड कहां लिखा हुआ है? प्रियम्बल के अंदर। ओरिजिनली वो नहीं था, लेकिन इंप्लिसिटली डिस्क्राइब कहां कहां पर है? बहुत जगह पर है, जैसे आर्टिकल 25, आर्टिकल 29, 44। इन कॉन्स्टिट्यूशन, इन आर्टिकल्स के अंदर सेकुलरिज्म डिफाइन है, इंडिया का वे ऑफ सेकुलरिज्म। वैसे सेकुलरिज्म कहां का कंसेप्ट है? इट इज अ कंसेप्ट फ्रॉम द फ्रेंच कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, लास्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ ही क्वेश्चंस हमारे बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 27, चलिए। विद रेफरेंस टू द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, दोबारा से नेशनल इमरजेंसी का क्वेश्चन आ गया। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, सारे पूरा कंसेप्ट नेशनल इमरजेंसी का कवर हो जाएगा इसी क्वेश्चन से। देखिए, प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द बोथ हाउसेज, यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों से आपको अप्रूव कराना है विद इन दी 1 मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर जब ये इशू करी गई है। बी स्टेटमेंट सेज कि द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ दी हाउसेज, ये तो पहले में भी लिखा हुआ है, लेकिन विद दी सिंपल मेजोरिटी, कि सिंपल मेजोरिटी से पास कराना है बोथ हाउसेज में। चलिए, नेशनल इमरजेंसी कैन बी एक्सटेंडेड टू द इंडेफिनिट पीरियड, कभी तक भी नेशनल इमरजेंसी एक्सटेंड करी जा सकती है विद एन अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट फॉर एवरी 6 मंथ, यानी 6 महीने का एक्सटेंशन लेते लेते 6 महीने और बढ़ा दी, 6 महीने और बढ़ा दी, 6 महीने और बढ़ा दी, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते 6 महीने करते करते इनडेफिनिट टाइम तक नेशनल इमरजेंसी को बढ़ाया जा सकता है। ये स्टेटमेंट 3 बोल रहा है। एक बार देख लेते हैं, पहला ऑप्शन देख लें कि नेशनल इमरजेंसी को दोनों हाउसेस से पास कराना है, बिल्कुल ठीक बात है, और 1 महीने 1 मंथ के अंदर अंदर अप्रूव कराना है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन ध्यान रखेंगे ओरिजिनली ये 2 मंथ लिखा हुआ था कि 2 महीने के अंदर अंदर पास कराना है, इसको 1 मंथ कर दिया गया। कब करा गया? 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको चेंज कर दिया गया 1 मंथ, जबकि प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी उसमें 2-2 महीने लिखा हुआ है, 2 मंथ, इसमें सिर्फ 1 मंथ है। क्यों? ओरिजिनली ये भी 2 मंथ था, लेकिन बाद में मैंने बताया 44th में चेंज कर दिया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्या है? द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द बोथ द हाउसेज विद द सिंपल मेजोरिटी, ये गलत है। नेशनल इमरजेंसी को स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास किया जाता है। स्पेशल मेजोरिटी चाहिए सर, कैसे चाहिए? स्पेशल मेजोरिटी चाहिए आपको। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? 50% प्लस 1 वोट, यानी कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी प्लस 2.5 प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। एब्सोल्यूट मेजोरिटी प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो प्रेजेंट हैं, जो वोट कर रहे हैं उनका 2/3, और टोटल 50% प्लस 1 वोट भी वो पूरी हाउस का होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ओरिजिनली ये सिंपल मेजोरिटी ही था, 42वें संशोधन में ही इसको स्पेशल मेजोरिटी बना दिया गया था। बिल्कुल ठीक है। ये गलत है, ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया, तो क्या होगा? 2 भी गलत, 2 भी गलत, 2 गलत, इसका मतलब ऑप्शन सी 1 और 3 जो करेक्ट आंसर। तो 3 क्या बोल रहा है? इसको एक्सटेंड इंडेफिनिट टाइम तक किया जा सकता है अगर 6 महीने का अप्रूवल हम लेते रहे। ये भी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट रूल को सिर्फ 3 साल मैक्सिमम एक्सटेंड किया जा सकता है, ध्यान रखेंगे, और नेशनल इमरजेंसी को इंडेफिनिट टाइम तक एक्सटेंड किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है? विद रेफरेंस टू द स्पेशल लीव पिटीशन, एसपीएल के बारे में बोल रहा है। द सुप्रीम कोर्ट कैन ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट इन एनी मैटर पास्ड बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल। कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ग्रांट कर सकता है एसपीएल, स्पेशल लीव पिटीशन, एसएलपी को फ्रॉम एनी जजमेंट इन एनी मैटर, और किसी भी कोर्ट में या किसी भी ट्राइब्यूनल में अगर कोई जजमेंट पास हुआ है उससे रिलेटेड स्पेशल लीव पिटीशन डाली जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में, वो ग्रांट कर सकता है। ये बात ठीक है। इट इज अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट। ये नहीं कि जैसे आर्टिकल 32 में है कि मैं तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आ सकता हूं, ये मेरा राइट है। नहीं, स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा वेदर टू अलाउ और नॉट। क्लियर है? वेदर टू अलाउ और नॉट। पूछा विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट? वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, एंड नन ऑफ द अदर। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बोथ वन एंड टू। दोनों ही स्पेशल लीव पिटीशन के लिए रह रही। ये डिस्क्रिशनरी पावर है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा वेदर टू एड्रेस योर स्पेशल लीव पिटीशन और नॉट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 says which one of the following are the qualifications for becoming a judge of the high court? हाई कोर्ट जज का जज बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए? चलिए देखते हैं कौन कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए। पहली है he or she should have held a judicial office in the territory of India for 10 years। 10 साल के लिए कोई जुडिशियल ऑफिस वगैरह इंडियन टेरिटरी में उसने होल्ड किया हो। क्लियर? दूसरा क्या है? he should have been an advocate ऑफ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट इन सक्सेशन फॉर 10 ईयर। 10 साल के लिए आप किसी हाई कोर्ट के वकील रहे हो, एक कोर्ट के वकील रहे हो या अलग अलग कोर्ट के वकील रहे हो लगातार। एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में चले गए, तीसरे हाई कोर्ट में चले गए, दिल्ली से यूपी हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में चले गए, ऐसे चले गए। क्लियर है? तो ये बोल रहा है एंड ही शी शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। कि प्रेसिडेंट के ओपिनियन में या तो आप बहुत डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हैं, यानी कि आपको लीगल बहुत नॉलेज है, लॉ की बहुत ज्यादा नॉलेज है, या तो आप बहुत ही ज्यादा डिस्टिंग्विश्ड पर्सन है, लीगल पर्सन है, तब आपको जज बनाया जा सकता है। और पूछा है कितने स्टेटमेंट इसमें सही हैं, ये नहीं पूछा कौन कौन से सही हैं। देखते हैं एक बार। आप जुडिशियल ऑफिस आपने होल्ड किया हो 10 साल के लिए, बिल्कुल ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशन है ये। और एक क्वालिफिकेशन और ऐड करेंगे इसमें बाद में, पहले ऑप्शन बी देख लेते हैं। ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स। ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और एक क्वालिफिकेशन और है, ही और शी मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ही और शी मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो 3 क्वालिफिकेशंस पढ़ ली, ये 3 क्वालिफिकेशंस हैं। और तीसरी चौथी क्या है? ही शी शुड बी डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये सर गलत है, जी हाँ ये गलत है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट का अगर जज बनना है तब ये क्वालिफिकेशन आपकी ऐड हो जाती है। हाई कोर्ट के केस में ये क्वालिफिकेशन नहीं है, ध्यान रखेंगे, मिस्टेक यही कर देते हैं हम लोग। ये सुप्रीम कोर्ट के केस में तो ऐसी क्वालिफिकेशन है कि अगर बहुत डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट है, लीगल नोटिस है आपको प्रेसिडेंट के ओपिनियन में, तब आपको बनाया जा सकता है। लेकिन हाई कोर्ट के केस में ऐसा कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिखा हुआ है। तो इसका मतलब 1 और 2 यानी कि ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो बी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, आज क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 30? देख लीजिए, बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन है। विच वन अमंग दीज वुड बी द मोस्ट लिबरल एंड होलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ आइडिया ऑफ जस्टिस? कंसेप्चुअल क्वेश्चन दे दिया आपको लास्ट में, बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे, मेरी बिल्कुल उम्मीद है कि कौन सी लिबरल और होलिस्टिक इंटरप्रिटेशन है किसी भी इस जस्टिस वर्ड की। या एवरीवन गेट्स देयर ड्यू इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड डिग्निफाइड लाइफ, इक्वल ट्रीटमेंट हो सभी का, प्रोपोर्शनेट जस्टिस हो, या रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स हो। सबसे लिबरल और होलिस्टिक इंटरप्रिटेशन क्या है जस्टिस की? किसी बुक में नहीं पढ़ेंगे आप इस चीज को। अगर आपने यहां पोल साइंस पढ़ी होगी तो थिंकर्स को पढ़ते हैं, उसमें एक थिंकर है जिनका यह मानना था, उन्होंने ही ये दिया था मोस्ट लिबरल होलिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ द वर्ड जस्टिस। लेकिन आप कॉमन सेंस से सोचिए, क्या एक बेहतर डेफिनेशन होगी इस वर्ड जस्टिस की?
क्या सिर्फ रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड ये जस्टिस होगा? आपकी स्पेशल नीड्स ही आपका जस्टिस है? मुझे तो नहीं लगता। प्रोपोर्शनेट जस्टिस, क्या सबको अलग अलग जस्टिस मिले? प्रोपोर्शनेट जस्टिस मिले, जिसको ज्यादा मिलना है उसको ज्यादा मिले जस्टिस, क्या यही सिर्फ एक डेफिनेशन होगी? एक मोस्ट लिबरल तो नहीं लग रही। इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल, जितने भी लोग हैं सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए। हो सकता है किसी को डिफरेंट ट्रीटमेंट की जरूरत हो, किसी को ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत हो, कहीं अफर्मेटिव एक्शन ज्यादा लेने पड़ रहे हो मैं सरकार को, वहां क्या होगा? ये तो एक मोस्ट लिबरल होलिस्टिकल अप्रोच नहीं है। तो फिर क्या है? एवरीवन गेट्स देयर ड्यू इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, कि अपॉर्चुनिटी के हिसाब से सबको बराबर का अधिकार मिले, सबके पास बराबर की अपॉर्चुनिटीज हों। एंड डिग्निफाइड लाइफ, कि एक लाइफ, सिर्फ जस्टिस ये नहीं कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट दो, नहीं सर, आप उनको डिग्निफाइड लाइफ भी दो। लाइफ भी कैसी होनी चाहिए उनकी? एक डिग्निफाइड लाइफ होनी चाहिए। क्लियर है? और यही आप देखेंगे तो प्रियम्बल में भी लिखा हुआ है। प्रियम्बल में जब आप पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्टिक डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजंस जस्टिस। जब आप पढ़ेंगे तो जस्टिस के आगे 3 वर्ड लिखे हुए हैं। जस्टिस के आगे क्या लिखे हुए हैं? जस्टिस के आगे, जस्टिस के आगे लिखा हुआ है कि जस्टिस सोशल भी होना चाहिए, इकोनॉमिकल जस्टिस भी होना चाहिए, और सर पॉलिटिकल जस्टिस भी होना चाहिए। जस्टिस सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, जस्टिस कैसा है? सोशल और इकोनॉमिकल भी है। मतलब कि आपके पास एक डिग्निफाइड लाइफ होनी चाहिए, एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए, एक अच्छी पोल्यूशन फ्री जीवन चाहिए, एक पोल्यूशन फ्री वाटर चाहिए आपको। तो ये मान के चलेंगे, दिस इज द मोस्ट लिबरल एंड द होलिस्टिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द आइडिया ऑफ जस्टिस। सो राइट आंसर, your right answer will be option number A, everyone gets their due in terms of opportunities and a dignified life। आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं अपने प्रियम्बल के साथ, जहां जस्टिस के आगे जस्टिस भी कैसा होगा? सोशल जस्टिस होगा। यानी कि फॉर एग्जांपल कोई बहुत ज्यादा पिछड़े क्लास के हैं तो सरकार क्या करेगी? उनके लिए अलग से ट्रीटमेंट्स करेगी, कुछ अलग अफर्मेटिव एक्शंस करेगी ताकि वो मेन स्ट्रीम में आ जाए। इकोनॉमिकल क्या होगा कि सर ऐसा ना हो कि एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ हो जाए एक पर्टिकुलर क्लास के ही, कुछ ही लोगों के पास सारा पैसा हो, किसी के पास ना हो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ भी करना है, सभी के पास बराबर रिसोर्सेज हो, सभी के पास एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अच्छी हेल्थ, अच्छी एजुकेशन हो। और पॉलिटिकल क्या होगा? पॉलिटिकल की सबके पास अधिकार हो चुनाव लड़ने का, वोट करने का, किसी ऑफिस को ऑक्यूपाई करने का, प्रधानमंत्री बनने का, प्रेसिडेंट बनने का, सबको बराबर अधिकार है। जितने भी लोग 18 साल के हैं सबको वोट देने का अधिकार है, और सबकी वोटिंग एक ही मानी जाएगी। 1 वोट इज इक्वल टू 1 वैल्यू। ठीक है, क्लियर है? तो ये क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। रट्टा तो आपको सर, रट्टा मैं ये कहूंगा, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप पॉलिटी को बहुत अच्छे से, अगर दिल से पॉलिटी को पढ़ रहे हैं तो कंसेप्ट के साथ साथ आपको फैक्ट्स अपने आप याद हो जाते हैं। जब आपने नेशनल इमरजेंसी पढ़ा तो आर्टिकल 352, 356 और 360 याद करने में कौन सी बड़ी बात है? जब नेशनल इमरजेंसी का कंसेप्ट इतना बड़ा है, जब आपने वो सारा पढ़ लिया तो एक कंसेप्ट, उसमें एक फैक्ट, जो उसका आर्टिकल याद रखना तो बहुत छोटी सी चीज हो गई। फंडामेंटल राइट्स बहुत बड़े हैं, उनको सबको पढ़ते हैं, उनके तरीके पढ़ते हैं, कब लाए गए, कैसे है, रिट्स क्या है, उनका डीपीएसपी के साथ रिलेशन क्या है, तो इतना बड़ा पढ़ेंगे। सिर्फ छोटे मोटे आर्टिकल 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये 10-20 आर्टिकल याद रखने में कितनी बड़ी बात है? कुछ भी नहीं है। तो अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से पढ़े हैं तो आर्टिकल से मत डरना, बड़े आसानी से आर्टिकल से याद हो जाते हैं। क्लियर है? दूसरी बात, क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपने देखे मनी बिल, पार्लियामेंट से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, प्रेसिडेंट के ऑफिस से बहुत क्वेश्चन आते हैं, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी से भरकर क्वेश्चन आते हैं, प्रियम्बल से क्वेश्चन, सिटीजनशिप से क्वेश्चन। ये बहुत हॉट टॉपिक्स हैं, बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक्स। मैंने आपको कुछ ऑफिसेस भी बताया था। सबसे ज्यादा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट आपका हो गया है, और किसके स्पीकर आ गया है, और डेप्यूटी स्पीकर है आपका, चेयरमैन है, डेप्यूटी चेयरमैन है। उसके बाद क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर से ऑफिस क्वेश्चन आते हैं, मिनिस्टर से आते हैं, मिनिस्टर को क्या यूकॉम बोल देता हूं मैं। क्लियर है? कैग हो गया, कैग से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, और क्या हो गया आपका? चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन हो गया, डीसी। क्लियर है? प्राइम मिनिस्टर हो गया, कैग हो गया। तो ये सब क्या है? बड़े इंपॉर्टेंट ऑफिस है। प्लस फंडामेंटल राइट्स हो गया, डीपीएसपी हो गया, पार्लियामेंट हो गई है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, यहां से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। प्लस कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं,
कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज है, फाइनेंस कमीशन हो गया, यूपीएससी है, इलेक्शन कमीशन से, ये यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है? यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन सीधे सीधे बनते हैं आपकी क्लास के अंदर। क्लियर है? इन टॉपिक को तो बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे आप। आपने देखा किस टाइप के कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, सिर्फ फैक्चुअल नहीं, कंसेप्ट उसके अंदर बहुत डीप डाइव करनी पड़ेगी। रीड बिटवीन द लाइंस, कहते हैं ना डेविल लाइज बिटवीन द लाइंस। 2 लाइन के बीच में पढ़ना है, जो नहीं लिखा हुआ है वो पढ़ना है आपको, वो डिकोड करना है। क्लियर है? चलिए, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जय हिंद।